बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नए लेक्चर के साथ हम हाज़िर हुए हैं। तो आज हम प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताना था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन कौन सी होती थी, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। समझ तो आ गई होगी आप लोगों को इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन होती क्या है, लेकिन आज हम उसका क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं कि let R be a position vector. This is the position vector of a point P। कि एक पॉइंट P है कर्व के अंदर, ये हमारे पास कर्व है, उस पॉइंट P है हमारे पास R be a position vector। देन द यूनिट टेंजेंट T, ये हमारे पास टेंजेंट T है। और मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा था कि यूनिट टेंजेंट के साथ हमारे पास एक क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब उसको हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास एक वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर, एक पोजीशन वेक्टर क्या था बेटा हमारे पास, लॉग आर। तो इफ़ आर इज़ अ पॉइंट इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, के ये जो आर है हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि वो वाला पॉइंट जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा टेंजेंट बन जाए। अब ये कर्व थी, आप इसको जिस पॉइंट पर जिधर से भी टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे तो आप इसका टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते थे। इफ़ आर इज़ अ पॉइंट इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन देन आर माइनस आर, ये वाला पॉइंट इज़ आल्सो लाई ऑन दिस प्लेन, कि ये भी इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। तो हम क्या कहते थे कि आर माइनस आर, टी और एन एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं तो को प्लेनर है। जब हमारे पास को प्लेनर आ जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये टर्म हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, डॉट इंटू क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास आर माइनस आर डॉट टी क्रॉस एन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम ब्रैकेट फॉर्म में भी लिख सकते थे कि हमारे पास क्या आ गया था, ब्रैकेट में लिखें या इस तरीके से लिखें। तो को प्लेनर की ये डेफिनेशन थी हमारे पास। अब टी किसकी इक्वल होता है, आर प्राइम, और हमारे पास आर डबल प्राइम किसकी इक्वल होता है, कैपा एन। तो हमारे पास आर डबल प्राइम ओवर एन, सॉरी हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल टू, हम इसको कहते थे कि आर डबल प्राइम ओवर के। तो ये हमने लिख दी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको उसी फॉर्म में लिख सकते थे कि ये हमारे पास डॉट इनटू क्रॉस, तो वन ओवर के कांस्टेंट था, कांस्टेंट कॉमन ले ले, कॉमन दूसरी साइड पर लेकर मल्टीप्लाई कर दें तो कि क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आर माइनस आर, आर प्राइम और आर डबल प्राइम इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ गया था। तो कोई भी पोजीशन वेक्टर हम ले लें अपनी मर्ज़ी से, एक्स वाई और जी, और आर जो हमारे पास स्मॉल पोजीशन वेक्टर था, ये वाला पोजीशन वेक्टर जो इधर आकर, तो एक्स वाई जी, तो हम इसको जब हम कहते थे कि आर माइनर आर, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते थे बेटा कि तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, कि हम इसको कहते थे कि एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जी माइनस जी ओवर डी एक्स बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस, डी जी बाई डी एस, डी स्केयर एक्स ओवर डी एस स्केयर, डी स्केयर वाई ओवर डी एस स्केयर, डी स्केयर जी ओवर डी एस स्केयर। दिस इज़ द पॉइंट डेफिनेशन किस फॉर्म की, कि हम कहते थे कि ये हमारे पास आर माइनस आर, आर प्राइम और आर डबल प्राइम को जब डेफिनेशन के साथ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम बाय डेफिनेशन के साथ इस फॉर्म में लिख सकते थे। ये तो हमारे पास क्या था, हमने इसकी डेफिनेशन कर दी थी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जस्ट डेफिनेशन में समझाना चाहूँगा। आपने जो थ्योरी लिखी हुई है वो आप लोगों ने खुद पढ़नी थी। मैंने आप लोगों को जो नोट्स दिए हुए हैं और जो बुक है मैं आपको फॉलो करवा रहा था कि हमारे पास क्या था, कि सर्कल ऑफ कर्वेचर। मैंने पहले कहा था कि हमारे पास एक कर्व है, किसी प्लेन में एक कर्व लाई कर रही है, उसका एक टेंजेंट है, एक नॉर्मल है और एक बाई नॉर्मल है। दिस इज़ नाउन एज टेंजेंट। और टेंजेंट के जो 90 के एंगल बनाए उसको हम क्या कहते थे, कि दिस इज नॉर्मल। और टेंजेंट और नॉर्मल के दोनों के एंगल बनाए उसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज बाई नॉर्मल।
अब ये क्या था, हमारे पास एक सेंटर पॉइंट था किसी भी कर्व का। तो अब हमने क्या करना था बेटा, इसका रेडियस पॉइंट फाइंड आउट करना था। तो रेडियस क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो अब हमारे पास, मैंने उस दिन भी कहा था कि सर्कल भी क्या है, हमारे पास एक कर्व है जिसका हमारे पास कर्वेचर क्या है, ईच पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, उसको हम कहते थे कि सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो अब हमने इसका सर्कल फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास कर्वेचर किसके इक्वल होता है, कर्वेचर इज इक्वल टू के। और हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास क्या था बेटा, कि एक कांस्टेंट लेते हैं हमारे पास, उसका अगर रेडियस फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास कर्वेचर किसके इक्वल होता है, ईच पॉइंट पर हम रेडियस को तो 1/रो, या हम रो को कह सकते हैं 1/k, कि जब कर्वेचर फाइंड आउट करें और उसका एवरेज ले लें, उसको के साथ डिवाइड कर दें, तो उसको 1 के साथ अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज नाउन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हमारे पास यूनिट टेंजेंट एक होता है, एक हमारे पास यूनिट नॉर्मल, यूनिट टेंजेंट, और एक यूनिट बाई नॉर्मल हम उसको बोलते थे बेटा। ये यूनिट नॉर्मल, यूनिट टेंजेंट और यूनिट बाई नॉर्मल होते थे। तो अब हमारे पास जब बाई नॉर्मल को रोटेट करवाएं, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बाई नॉर्मल, जब हम बाई नॉर्मल को रोटेट करवाएं किसी भी टर्म के साथ, किसी भी टर्म इसको रोटेट करवाएं, बाई मतलब क्या है बेटा, बाई नॉर्मल को पकड़कर हम इस कर्व को मूव करवाएं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, इज नाउन एज टॉर्शन। रोटेटिंग रेट ऑफ बाई नॉर्मल इज नाउन एज टॉर्शन। बेसिकली कर्वेचर और टॉर्शन में डिफरेंस यही है हमारे पास कि कर्वेचर हमारे पास टर्म क्या आती थी बेटा, कि हमने कर्वेचर के बारे में ये कहना था कि कर्वेचर और टॉर्शन में हमारे पास डिफरेंस सेम यही है कि आर्क रेट ऑफ बेंडिंग, कि जब हम किसी भी कर्व को बेंड करते हैं तो वो हमारे पास कर्वेचर बन जाता है। अब उसी बेंडिंग को हम क्या कहते थे कि अगर बेंडिंग को मूव करवाएं बाई नॉर्मल के साथ तो वो हमारे पास टॉर्शन बन जाती है, कि कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है टॉर्शन और कर्वेचर में। सिर्फ हमारे पास फार्मूले उनके ये आ जाते थे कि हम बाई नॉर्मल को लेकर मूव करवाते थे तो वो हमारे पास टॉर्शन बन जाता था। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, ये जितनी भी डेफिनेशन लिखी हुई हैं ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है। मैं एक टॉपिक करने लगा हूँ, सेरेट फेरेट फार्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पिछली दफ़ा भी इसमें से एक टॉपिक आया हुआ था बेटा, जीसी फैसलाबाद के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर में ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते थे कि बेटा सेरेट फेरेट फार्मूला। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास ये आता था कि सेरेट फेरेट फार्मूला में हम ये कहते थे कि 3 तरह के फार्मूले हैं हमारे पास, टी प्राइम विच इज़ इक्वल टू, पहला था हमारे पास टी प्राइम विच इज़ इक्वल टू कैपा एन, दूसरा था हमारे पास एन प्राइम विच इज़ इक्वल टू माइनस टॉर्शन इनटू एन, और थर्ड था हमारे पास बी प्राइम विच इज़ इक्वल टू टॉर्शन बी माइनस कैपा टी। ये 3 प्राइम थे। ये फार्मूले आप लोगों को, ये फार्मूले आप लोगों को इस तरीके से आने चाहिए कि इनको जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, रटा भी मारना है। तो पिछली दफ़ा भी इसका प्रूफ आया हुआ था कि हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला प्रूफ था हमारे पास टॉर्शन इज इक्वल टू टी प्राइम विच इज इक्वल टू के इंटू एन, कैपा एन, इसको हम कैपा बोलते थे। कैपा हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते थे बेटा कि अगर हम इसको कहें कि टी डॉट टी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। जब भी वेक्टर लिखते हैं आप ऊपर एरो डाल दें, नीचे एरो डाल दें, तो वो हमारे पास वेक्टर की निशानी होती है। तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2t इंटू डी टी ओवर डी टी हमारे पास आ गया था, इज़ इक्वल टू 0।
तो हम इसको लिख सकते थे t इंटू डी टी बाई डी टी। ये वेक्टर था, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, इसलिए हमने इसको वेक्टर के साथ लिखा था इज इक्वल टू ज़ीरो। जब कोई भी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट टी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू डी टी बाय डी टी। ये हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम क्या कहते थे, ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, कि ए और बी के दरमियान एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब हम क्या कहते थे कि हेंस टी इज़ अ यूनिट टेंजेंट, क्योंकि टी हमारे पास क्या अलॉन्ग टेंजेंट है, डी टी बाई डी एस हम क्या कहते थे कि ये अलॉन्ग नॉर्मल है, तो डायरेक्शन डी टी बाई डी एस अलॉन्ग द नॉर्मल थी। तो अब हमने इसका क्या करना है बेटा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें इसके मैग्नीट्यूड के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि डी टी बाई डी टी इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे बेटा कि ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, डेल्टा टी बाई लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी। ये चीज़ हमने लिख सकते थे ना, डेल्टा और डी में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट होते हैं, वो हम इसको टर्म्स को इसके साथ हम लिख सकते थे। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, अगर चेन रूल हम लगा दें इसके साथ, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल्टा टी ओवर डेल्टा थीटा डॉट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एस डॉट डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ये चीज़ हमने लिख दी बेटा। इन तीनों को हमने लिख दिया बेटा कि डेल्टा, अब हमारे पास क्या था, अलग करते बेटा, लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल्टा टी ओवर डेल्टा थीटा इंटू लिमिट डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एस इंटू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हमारे पास आ गया था बेटा। तीनों को हमने लता करके लिख दिया बेटा। अब तो ये तो हमारे पास क्या था, यूनिट टेंजेंट का हम जिधर भी मर्जी उसका क्या ले लें, वेरियस हम ले लें, तो यूनिट टेंजेंट की वेरियस हमारे पास किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग बट, मैंने उस दिन भी आप लोगों को प्रूफ करवाया था कि दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग कर्वेचर, के जब भी एंगल के साथ हम मूव करवा रहे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल होता था, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था, डी टी बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू कैपा इंटू वी हमारे पास आ गया था बेटा। अब जब भी हम डी टी बाई डी टी इज़ इक्वल टू हमारे पास कैपा इंटू वी इंटू एन, जब भी एब्सोलूट वैल्यू हम हटाते हैं तो वो हमारे पास यूनिट नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा होता है। यूनिट एब्सोलूट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ द नॉर्मल पॉइंट की तरफ मूव कर रहा था। तो अब हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए, डी टी बाई डी एस, ये किसके इक्वल होता है, टी प्राइम के इक्वल होता है। तो उसको हम लिख सकते थे डी टी बाई डी एस डॉट डी, ठीक हो गया बेटा। कि हमने जस्ट क्या किया था, चेन रूल लगा दी, चेन इस तरह हमने क्या किया, तो ये हमारे पास आ गया था, हम इसको लिख सकते थे डी टी बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू कैपा वी इंटू एन, और हम इसको लिख सकते थे नॉट 1 ओवर डी एस बाई डी टी, तो कैपा वी एन, तो दिस इज़ द फाइंडिंग फार्मूला फॉर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ distance is known as velocity, तो which is equal to kappa into n. This is the formula for finding t prime. T prime is equal to kappa into n.
ये तो था हमारे पास सेरेट फेरेट फार्मूला, फर्स्ट सेरेट फेरेट फार्मूला। इसको मैं तब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ, बाकी दो हम बाद में प्रूफ करेंगे। वजह यही थी कि आप लोग ना इसको साथ में ग्रेप करने की कोशिश करें। ये आप लोगों के लिए नया काम है, धन में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा काम दे रहा था। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बाकी दोनों फार्मूले इसको प्रूफ करेंगे। तो आप लोगों ने कोऑपरेट करना है, मेरे साथ चलने की कोशिश करें। जिधर से नहीं समझ आती आप मुझसे पूछें, क्योंकि ये इसमें आप बिल्कुल बच्चे हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।